हम बात कर रहे थे भाई कल जो डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट था उसके बारे में। इसका हमें राइज ऑन ग्रोथ ग्रोथ की बात करनी है एक तरह से। जैसे कल हमने देखा था कि किस तरह से इसका राइज होता है, और उसमें चाहे वो स्वामी इसकी ज्योतिबा फुले की बात आती है, या फिर सावित्रीबाई फुले, सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी, जहाँ से एक ये डिस्कोर्स शुरू होता है एक तरह से शुद्र होते शूद्र का, जो गुलामगिरी है ज्योतिबा फुले की, वहाँ से हमें एक तरह से ये कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है कि शूद्र और अतिशूद्र की बात किस तरह से वो करते हैं समाज में। और इसका जो मुख्य ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं दलित मूवमेंट की या डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट की, तो सारी जो कहते हैं ना कि जो सारे मूवमेंट का जो जोर दिखाई हमें पड़ता है वो रहता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आगमन की वजह से। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और एक अछूत जाति में उनका जन्म होता है। एक घटना याद आती है, एक बार महात्मा गांधी बुलाते हैं इसको एक तरह से डॉक्टर अम्बेडकर को, और वहाँ पर जो अनटचेबिलिटी का क्वेश्चन है उसके ऊपर बातचीत होती है। और गांधी कहते हैं कि मतलब भाई मैं ये मान नहीं सकता हूँ कि मुझसे भी बड़ा कोई दूसरा व्यक्ति है जो दलितों के बारे में या फिर अछूतों के बारे में उनका भला सोचता है। कहता कि अम्बेडकर, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मैं इस बुराई के बारे में विचार कर रहा हूँ। तो अम्बेडकर कहते हैं कि मतलब आप विचार कर रहे हैं मगर उसका कोई नतीजा तो नहीं निकल पाता है। और फिर जो बात थी वो थोड़ी गहमा गहमी में होती है, और वो कहते हैं कि जिस तरह से कि भाई अम्बेडकर कहते हैं कि आपने विचार किया, कार्य किया, मगर समस्या तो आज भी वहीं की वहीं है। जब आप पैदा हुए थे उतनी भी समस्या आज थी, उतनी ही ये घटना है 1920 के दशक की, तो कुछ ज़्यादा नहीं बदला हुआ है। तो बात यहाँ पे रहती है कि भाई एक तरह से वो कहते हैं कि कोई ऐसा बदलाव दिखना चाहिए कि समस्या जो खत्म किसी तरह से खात्मे की तरफ जाए। गांधी का जो विचार था वो था हृदय परिवर्तन के माध्यम से, कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग अपने आप उनके अंदर से ये आत्मग्लानि का भाव होगा कि भाई हमने कुछ गलत किया है। और जो अम्बेडकर का जो भाव था वो कहता है कि हमें किसी का उपकार नहीं चाहिए, किसी की दया नहीं चाहिए, यानी जितनी ये मिट्टी तुम्हारी है, ये भारत की है, हर भारतीय की है, उतनी ही मिट्टी उनकी भी है। तो अम्बेडकर कहते हैं कि गांधी जी, मेरा कोई देश नहीं है, ये मेरा कोई राष्ट्र नहीं है। तो गांधी कहते हैं नहीं, सारा भारत आपका राष्ट्र है और पूरे भारत को आपके ऊपर गर्व है। तो इस बात के बाद अम्बेडकर वहां से निकल जाते हैं। फिर अपने जो सचिव थे, सेक्रेटरी थे, उनसे गांधी पूछते हैं कि अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा कि उसका कोई राष्ट्र नहीं। तो वो कहते हैं कि शायद उसने इसलिए कहा होगा कि ये महार जाति से आते हैं, अछूत हैं। तो गांधी चौंक के पड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया गया कि वे अछूत हैं। मैं तो जानता था कि ये कोई समाज सुधारक पुरोगामी ब्राह्मण है जो समाज के लिए इतना सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो सारे वार्तालाप है ये धनंजय कीर की किताब है डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन, उसमें दिखा रखे।
यानी अंबेडकर जब एक तरह से दलितों की आवाज़ उठाने लग जाते हैं, एक तरह से जब साइमन कमीशन आता है और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और फिर सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात आती है, तो ये सारी बातें उस समय एक तरह से अंबेडकर एक तरह से कहते हैं कि नेशनल जो जो पॉलिटिक्स थी उसमें आते हैं। और उस समय तक जो मतलब गांधी जैसे बड़े बड़े जो नेता थे वो ये जानना जरूरी भी नहीं समझते हैं कि भाई सोशल बैकग्राउंड किसकी है, कौन है। उस समय तक ये ही मानते हैं मतलब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई अछूत हो ही नहीं सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मतलब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई सवर्ण वर्ग से ही होगा और वो सद्भावना के तौर पे सुधार चाहता है, व्यवहारिक सुधार नहीं चाहता है। तो ये नजरिया रहता है अगर हम डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट की बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग का, कि किस तरह से एक तरह से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है वो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है हर प्रकार से। क्योंकि जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं, सो कॉल्ड नेशनल जो मूवमेंट की हम बात करते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही रहती है। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस की स्थापना के समय सबसे बड़ी बात यही बोली गई कि इस मंच पर सोशल इश्यूज नहीं उठाए जाएंगे, सोशियो रिलीजियस इश्यू नहीं उठाए जाएंगे। और भारत का जब समाज की हम बात करते हैं 17 में जब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी जेम्स मिल ने, तो क्लियरली लिखते हैं कि मतलब भारत का जो समाज है वो स्टैटिक है, उसमें बीमारियां आ चुकी हैं। वो कहते हैं ना कि जब पानी एक जगह पे रहता है तो उसमें भी एक समय के बाद दुर्गंध या बदबू आने लग जाती है। और भारतीय समाज तो मतलब सदियों से एक जैसा ही रहा है, चाहे वो महिलाओं की बात की हो, उनके अधिकारों की बात की हो, जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में देखा था कि जो 1947 तक या फिर 56 तक, जब तक जो हिंदू कोड बिल को एक तरह से दोबारा तरीकों से संशोधित करके लागू नहीं होता, तो महिलाओं की कंडीशन वैसी ही थी जैसी प्राचीन काल में थी, मध्यकाल में थी। तो सुधार की जब हम बात करते हैं तो सुधार के भी दो तरीके होते हैं। जैसे अभी गांधी कहता है कि जो डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट की जो बात है, जो समझने वाली बात है, वो यही है कि मतलब भाई जो नजरिया है वो नजरिया कैसा है। अगर उस नजरिए को हम पकड़ लेते हैं तो ये मूवमेंट समझ में आ जाएगा। अदरवाइज वो कहते हैं ना कि इतना ही टांग वो माथा पीट लो, ये मूवमेंट समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा हमें एक ही बात दिखाई पड़ती है कि हम कहते हैं कि भाई राष्ट्र सबसे ऊपर है, मगर फ्रांसीसी क्रांति में एक मैडम रोला है, वो कहते हैं कि हे राष्ट्र, तेरे नाम पे क्या क्या सितम किए जाते हैं या अत्याचार किए जाते हैं। मगर जब हम कहते हैं ना कि किसी दूसरे के बारे में बात हो तो उस पर हम जोर नहीं देते हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मगर जब बात खुद के बारे में आएगी तो लगता है कि हाँ हमारी दुनिया लुट रही है। यही बात तिलक के साथ भी थी। ये जो जितने भी पुरोगामी उसमें की जो नेशनलिस्ट, जिसको हम कहते हैं कि जो तथाकथित एक तरह से राष्ट्रवादी जितने भी विद्वान थे, कास्ट का जब इशू आता है, ये डिप्रेस क्लासेस का जब इशू आता है, तो अधिकतर लोग अपने वो कहते हैं ना कि जो एक सदियों से उन्हें ये विशेष अधिकार मिलते आ रहे हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक इसका मनु भंडारी का एक नाटक है, पढ़ना कभी आप लोगों को टाइम लगे तो, मृत्यु भोज। उसमें एक जोरावर है कहानी का, उसमें नाटक का पात्र। ये बिहार की एक घटना हुई थी 1960 के दशक में, जो पहली बार स्वतंत्र भारत में दलितों के घर जलाए गए थे। और उनको मतलब एक तरह से अधिकार दिलवाने के लिए कोई लोग आगे आते हैं। और क्योंकि उस समय अगर हम बात करें, अगर पुराने ज़माने की भारत के बारे की बात करें तो बेगारी बहुत ज़्यादा होती थी। और बेगारी जब बहुत ज़्यादा थी तो फिर जब आप काम करेंगे और आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कहेंगे भाई आपका तो पिछला ही बकाया पड़ा है। तो वो चीज़ फिर एक इस तरह से सामने आएगी कि ये बात जोरावर को भी खटकती है कि बेगारी बंद हो रही है, और जोरावर को इस बात की भी दिक्कत है कि मतलब इन लोगों को अधिकार मिल रहे हैं।
वो कहता है कि एक जो लाइन बड़ी कई बार याद आती है कि वो कहता है, जोरावर के शब्द थे कि इनके जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कभी भी, मतलब उनकी जो कमर थी वो कमान की तरह टेढ़ी हो गई थी, झुके झुके, कभी उन्होंने ऊपर उठकर नहीं देखा था। और अब आजकल के जो लोग हैं वो आंख मिलाकर चलते हैं, वो कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो मनोदशा है ये भारत के उस हर कट्टरपंथी व्यक्ति की रही है। जब हम डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट की बात करते हैं, जब पहली बार, क्योंकि आज आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम कहते हैं कि दलित उत्पीड़न की बहुत सारी खबरें हमारे सामने आती हैं, तो उनको भी अगर उत्पीड़न आज भी झेलना पड़ता है। आज तो हम कहते हैं कि भाई भारत एक राष्ट्र, आज़ाद राष्ट्र है जिसमें हर व्यक्ति के अधिकार हैं। अगर किसी को सड़क पर चलने का अधिकार है, किसी को मंदिर में जाने का अधिकार है, तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। अगर वो सार्वजनिक प्लेस है, मंदिर भी सार्वजनिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थान है, ये जितने भी एक तरह से मतलब सड़कें हैं जो भी हैं, साउथ इंडिया में आजकल भी बहुत सारी जगह पे ऐसा व्यवस्था है जहाँ पे अनटचेबिलिटी है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं अनटचेबिलिटी की, यानी जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में भी है, मेरा ये सारी बातें कहने का एक ही मकसद है कि मतलब अगर आज भी हम इस चीज़ को कहते हैं कि स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो जब ये आज से 100 साल पहले या 120 साल पहले जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, तो उस समय जो जनता थी वो उसने तो स्वीकार ही नहीं किया हुआ। उस समय तो वो कहते ना कि मतलब भाई हमारे धर्म में, समाज में, संस्कृति में हर प्रकार से विघन डाला जा रहा है। मगर वो जो संस्कृति थी, वो संस्कृति समानता पे आधारित थी क्या, ये भी विचारनीय क्वेश्चन है। तो जो हृदय परिवर्तन की जो बात है कि मतलब लोग अपने आप समझ जाएंगे, तो अंबेडकर हमेशा कहते थे कि मतलब जो लोग पिछले 2000 सालों में नहीं समझे, तो अब क्या गारंटी है कि मतलब वो समझ जाएंगे पिछले अगले 10-20 साल के बाद, या फिर अंग्रेजों के जाने के बाद 50, 60, 70, 80, 100 साल के बाद, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अंग्रेजों के आने से पहले तो भारत आज़ाद था। अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं और जब मध्यकाल की बात करते हैं, तो अनेक स्थानों पर ऐसी जगह थी जहाँ पर हिंदू शासन करते थे, तो उन्होंने अपने शासन में कभी भी इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश नहीं की। तो ये तमाम बातें एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक बीज के रूप में हमें दलित मूवमेंट में देखने को मिलती हैं। और फिर इसका जो ग्रोथ है उसके बारे में अब हम बात करते हैं, क्योंकि इस मूवमेंट का एक ही लक्ष्य रहा है कि जो जीवन है वो सम्मानपूर्ण होना चाहिए, यानी आत्म सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस और फ्रीडम की बात करते हैं। 3 बातें आती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मतलब मेरी जो इज्जत है या मेरा जो स्वाभिमान है उसको कोई ठेस न पहुंचाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मतलब मेरी जो स्वतंत्रता है उसमें कोई अड़चन ना हो किसी भी प्रकार की। मगर जब वो डिप्रेस क्लासेस या फिर डिप्रेस जो दलित वर्ग है उसके बारे में बात की जाए, तो कहते हैं कि नहीं, आपका कोई राइट नहीं है, आपके ये अधिकार है ही नहीं, क्योंकि आप अछूत पैदा हुए। हमें जो कहते हैं ना कि जो जिस तरह से हम कहते हैं कि जो 18वीं 19वीं शताब्दी का जो दूसरा रांस था, दूसरे जो 50 साल थे, उसमें आर्य समाज एक मूवमेंट आता है जिसमें कहता है कि भाई व्यक्ति के कर्म के हिसाब से उसका वर्ण बनेगा। मगर ये चीज़ इतनी व्यवहारिक हो ही नहीं पाती है जितनी दिखाई पड़ती है। और जब दिखाई नहीं पड़ती है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिद्धांत में तो अच्छी लगती हैं, मगर जब व्यवहारिकता की तरफ हम जाते हैं तो वो चीज़ें हमें एक इस तरह से दिखाई पड़ती हैं कि मतलब वो कहीं पे है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि जिस तरह से गधे के सिर से सिंह गायब हो जाते हैं, वैसे ही चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अंबेडकर का जो संघर्ष रहा है
यानी जो एक तरह से मूवमेंट रहा है, वो एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना जगाना चाहते हैं। जो डाउन ट्रोडन्स थे उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना, क्योंकि पहले तो वही लोग अपने आप को नहीं मानते थे कि हम स्वतंत्र हैं। जब सदियों से वो चीज़, गुलामी का जो एक तरह से जीवन जीता आ रहा आदमी, और एकदम से उसको कहते हैं कि भाई आज़ादी है, तो उसको पता ही नहीं होगा आज़ादी की क्या चीज़ होती है। क्योंकि वो हमेशा उसको ये रहता है कि भाई इस गली में गया तो कहीं आगे से कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो फिर कहाँ भागेगा तुम, क्योंकि उसकी नज़र पड़ गई तो वो पवित्र हो जाएगा, नज़र उसकी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, पवित्र वो होगा। तो बेहतर है कि दूसरा व्यक्ति आंख बंद करके निकल जाए। मगर इस तरह लॉजिक थोड़ा चलेगा, क्योंकि परंपरा में ही नहीं ये चीज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिलसिलेवार ढंग से, तो अम्बेडकर ने इस तरह से जिसमें वो कहते हैं ना कि बात करते हैं कास्ट सिस्टम की, वो मानते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था है उसकी वजह से ही सारी समस्याएं हो रखी हैं। वर्ण व्यवस्था की जो बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक तरह से डिग्रेड, मतलब एक तरह से ये ग्रेडिड इन इक्वलिटी है, यानी सत्रीकृत असमानता का उद्भव हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। और उसी सत्रीकृत असमानता की भावना से ही अछूत जातियों का उत्थान हुआ है, और समाज में विभिन्न प्रकार के एक तरह से नियम बनाए गए हैं जो समाज को, एक वर्ग को हमेशा कहते हैं कि मतलब आपको आदमी होने का अधिकार नहीं है, और आपको आदमी होने का अधिकार सिर्फ इसलिए है कि, इसलिए नहीं है कि मतलब आप अछूत पैदा हुए। अगर ब्राह्मण होते तो आपको सारे अधिकार थे, या फिर वैश्य होते तो सारे अधिकार थे जो उस वर्ण को मिलते हैं। तो अम्बेडकर एक तरह से कहते हैं कि मतलब भाई जो नागरिक अधिकार थे उनके लिए अभियान छेड़ने की बात करते हैं। तो दो मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। एक तो था महार सत्याग्रह, और महार सत्याग्रह के साथ साथ एक दूसरा मूवमेंट था जिसे कहते हैं कालाराम मंदिर में टेम्पल एंट्री मूवमेंट। महाड़ महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर पानी की समस्या थी। कुछ लोगों ने बातचीत की, सरकार के साथ प्रस्ताव रखा कि भाई जो दलित समुदाय, डिप्रेस क्लासेस जो लोग हैं, उनके लिए भी तालाब खोल दिए जाए, क्योंकि पीने की समस्या है। और जो महाड़ नगर परिषद थी उसने इस प्रस्ताव को पास कर दिया और लागू कर दिया पेपर्स में, यानी सिद्धांतों में वो चीज़ लागू हो गई है और कोई उसको नकारने वाला नहीं है। तो ये बात अम्बेडकर तक पहुंचती है। वो कहते हैं भाई सरकार ने आपको राइट दे रखे, आप उस राइट को लो। जब सरकार कहती है कि भाई आप पानी पी सकते हो उस तालाब में जा कर के, और ये जो तालाब था ये वो तालाब था जहाँ पर जो सवर्ण लोग थे वो अपने मवेशियों को, पशुओं को पानी पिलाते थे। जैसे अपने गांव में जोड़ होते हैं जहाँ पर मवेशी जाते हैं पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। मगर सामान्यतः उससे हम अपने गांव की अगर बात करें तो हम उस पानी को नहीं पी सकते। यहाँ पे कोई सामाजिक पाबंदी नहीं है, क्योंकि पानी इतना खराब होता है कि उसको पीने लायक नहीं बना जा सकता है। मगर वहाँ पर उस पानी को पीने का अधिकार एक तरह से वो करते हैं। तो लगभग 19-20 मार्च की बात है, 1928 की बात है, 27 की बात है। तो उस समय पर मूवमेंट चालू हुआ। लगभग 10,000 दलित महाराष्ट्र के विभिन्न भागों से वहाँ पर आते हैं। 10,000 का एक आइडिया दिया गया है, पता नहीं कितने, मतलब तो कम थे ज़्यादा थे वो अलग बात है। तो पानी पीते हैं वो लोग, और उसी समय पे एक घोषणा होती है गांव में, इस महाड़ में इलाके में, कि भाई अछूतों ने तालाब को अपवित्र कर दिया है। और फिर वो लोग जिसके पास जो भी हथियार था सवर्णों के पास, वो लेकर आते हैं और मारपीट करते हैं अछूतों की, कि तुम लोगों ने हमारे तालाब को दूषित कर दिया है। अम्बेडकर कहते हैं भाई हम, सरकार ने खोल रखा है ये,
फिर उस मूवमेंट के ऊपर एक मतलब उसके लिए अम्बेडकर एक मुकदमा दायर करते हैं और फिर 10-11 साल के बाद उसका निर्णय आता है। और इसमें ये मतलब महारों को या फिर कोई भी था अछूत थे, उनको अधिकार मिल जाता है कि भाई वहाँ से वो लोग पानी पी सकते हैं। मगर एक बात यहाँ पर देखने लायक है कि चाहे वो सामाजिक व्यवस्था थी या किस प्रकार की व्यवस्था थी समझ में नहीं आता। कई बार वो लगता है कि मतलब जब उस जहाँ पर कुत्ते भी पानी पी सकते हैं, भैंसे पानी पी सकती हैं, मगर आदमी पानी नहीं पी सकता है एक विशेष वर्ग का, और उसको फिर शास्त्रों के अनुसार मान्यता दी गई है। और उस तालाब का फिर बाद में 1000 गोबर का जो कहते हैं ना कि मूत्र होता है, सॉरी गाय जो मूत्र होता है, जिसको बड़ा एक तरह से वो पवित्रता की वो बात की गई, तो उस गाय के मूत्र से उसकी 1000 घड़ों से उसकी शुद्ध किया जाता है उस पानी को। और ये सिर्फ एक जलाब उसकी तालाब की बात नहीं थी। अगर किसी सार्वजनिक स्थान पर या फिर किसी जगह पर जो पहले से किसी दूसरे वर्ण के लोग वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर कोई अछूत बैठ गया तो उसको भी एक तो से मारा पीटा भी जाएगा उस अछूत को, और फिर एक तरह से उस जगह को पवित्र भी किया जाएगा। तो ये सारे विधान किए गए थे, और जो करने के बावजूद भी, और फिर वो एक तरह से व्यवहार में हमें दिखाई पड़ते हैं 20वीं शताब्दी तक, 21वीं शताब्दी तक एक तरह से, जब वो हाँ सॉरी 20वीं शताब्दी तक जब हम इस आंदोलन की बात करते हैं। दूसरा जो टेम्पल एंट्री मूवमेंट था 1930 की बात है। हालांकि अम्बेडकर कहते कि मतलब एक तरह से टेम्पल एंट्री मूवमेंट के पक्ष में नहीं थे, मगर हर व्यक्ति का अधिकार है मंदिर में जाने का। सिर्फ इस बात को स्थापित करने के लिए वो इस मूवमेंट को इस जो क्या बोलते हैं इस आंदोलन इस मूवमेंट को लागू करने में या फिर इस मूवमेंट को चलाने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कालाराम मंदिर था महाराष्ट्र में, नासिक में एक तरह से, तो जब ये हो गया कि मंदिर में प्रवेश करना है, अछूत आ रहे हैं, तो मंदिर के 4 दरवाजे चारों बंद कर दिए गए। कभी कभार एक दरवाजा खुलता था जहां से कुछ लोग मंदिर में पूजा किए और चुपचाप बाहर आ गए। मंदिर के दरवाजे इसलिए बंद कर कहीं अछूत मंदिर के अंदर आ जाए और मंदिर पर अपवित्र हो जाए। और ये 1930 का समय है जब गांधी भी केरल में जाते हैं, और वो भी एक तरह से कहते ना कि मतलब मंदिर प्रवेश के लिए कोशिश करते हैं, मगर सफलता नहीं मिलती है अछूतों के लिए। तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। तो जो कालाराम मंदिर था उसमें फिर एक सरकार भी मध्यस्थ बनती है और कहती है कि भाई कुछ लोगों को टेम्पल में एंट्री करने का अवसर दिया जाएगा, या फिर जो भगवान की जो मूर्ति है जो गर्भगृह से बाहर निकलकर शहर में घुमाई जाएगी, और जब वो 100 मीटर की रह जाएगी तब उस रथ को लेकर के अछूत मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो अम्बेडकर मान जाते हैं, कहते हैं कि मतलब बेसिकली मुझे, वो कहते हैं कि हजारों लोग जब वहां पहुंचते हैं तो भाई वो कहते हैं कि 100 आदमी चाहिए इसके लिए। फिर वो अम्बेडकर कहता है कि हजारों में से 100 कैसे चाहे, तो अट्टे कट्टे जो लोग थे उनको छापते हैं। और फिर जब ये मूवमेंट आगे बढ़ा, यानी जब वो दूरी 100 मीटर की रह गई मंदिर से उस मूर्ति की, रथ की, तब भी वो लोग नहीं छोड़ते हैं उसको, जो ब्राह्मण जो लोग थे या फिर जो सवर्ण थे। और फिर उसके बाद फिर वो घटना, यानी अम्बेडकर कहते हैं जाओ भाई तुम भी पकड़ो, तो जैसे ही वो लोग जाते हैं तो उनको सबको पीटने लग जाते हैं। तो इसके बावजूद भी सरकार कोई विशेष कार्य नहीं कर पाती वहां पर, यानी टेम्पल में एंट्री तो हो जाती है सांकेतिक, मगर वो उस दिन के लिए थी बस, उसके बाद वो एंट्री नहीं हो पाती। तो अम्बेडकर कहते हैं कि टेम्पल एंट्री से हमारा कुछ भला नहीं होना है, हमारा भला तो केवल शिक्षा से ही होना है। तो शिक्षा के लिए फिर वो प्रसार शुरू करते हैं, यानी एक मंदिर में प्रवेश करना, जहाँ पर वो कहते हैं ना कि जिस तरह से हम इंडियंस की बात करते हैं, जैसे ब्रिटिश जो व्यवस्था थी उसमें लिखा होता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड इन
यूरोपियन बार्स एंड होटल्स हुए, यानी जो भी चीज़ें थी जो जहाँ पर यूरोपियन क्लब के लोग यूरोपियन क्लब में जाते थे या बार में जाते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, वहाँ पर बाहर लिखा होता था कि भाई छूत जो क्या बोलते हैं उसको, कुत्ते और भारतीय उनका एंट्री मुश्किल है, या एक तरह से उनकी एंट्री बैन है। वही कंडीशन हमें मंदिरों में दिखाई पड़ती है कि वहाँ पर मतलब भाई सभी जा सकते हैं मगर केवल अछूत नहीं जा सकते। तो ये जो व्यवस्था है जो पहले से चली आ रही है, जिसको धार्मिक स्तर पर एक तरह से मान्यता भी दी जाती है कि मतलब भाई हाँ ये चीज़ ठीक है, तो वो जो मानव मात्र के जो नैसर्गिक अधिकार है या फिर जो प्राकृतिक अधिकार है, उनको एक तरह से तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो ये चीज़ हमें एक तरह से देखने को मिलती है पूरे मूवमेंट के अंदर। तो ये कुछ बेसिक्स थे, मतलब हालांकि इस बारे में और डिटेल में हम कल बात करेंगे। इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। हाँ भाई बताओ। ले आ जाओ, आ जाओ पहले आओ आओ। हाँ भाई कोई प्रश्न है किसी का, या समझ में आ गया? चलो ठीक है।